इस लेक्चर में हम कवकों में थैलस संरचना की बात करेंगे। तो थैलस क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ऐसा पादप शरीर जिसमें जड़ तना और पत्ती अनुपस्थित होते हैं, या ऐसा पादप शरीर जो जड़ तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है, अविभेदित रहता है, उसको हम थैलस कहते हैं। अब जो कवक हैं इनमें दो प्रकार के थैलस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, एक कोशिकीय थैलस और बहुकोशिकीय थैलस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक कोशिकीय थैलस की। तो ऐसा थैलस जो केवल एक ही कोशिका का बना होता है उसको हम एक कोशिकीय थैलस कहते हैं। अब ये एक कोशिका पूरी की पूरी जनन संरचना में परिवर्तित होगी, या फिर इस कोशिका का कोई भाग जनन संरचना में परिवर्तित होता है, इस आधार पर एक कोशिकीय थैलस जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है पूर्णकाय फलिक और दूसरा होता है सत्य फलिक। सबसे पहले पूर्णकाय फलिक की बात करते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, पूर्ण मतलब पूरे का पूरा जो कोशिका है, पूर्ण कोशिका जो है वो फलन काय के अंदर यानी कि जनन संरचना में परिवर्तित हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे संपूर्ण कोशिका जनन संरचनाओं में अगर परिवर्तित हो रही है तो इस प्रकार का जो थैलस है उसको होलोकार्पिक थैलस कहते हैं। तो डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये एक कोशिका है और यही एक कोशिकीय थैलस है, और ये पूरे का पूरा जनन संरचनाओं में परिवर्तित हो रहा है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं होलोकार्पिक थैलस। तो ये हमें देखने को मिलता है यीस्ट के अंदर यानी खमीर के अंदर और सिनकाइट्रियम कवक के अंदर। दूसरी तरफ अगर अपने यूकार्पिक की बात करते हैं तो यूकार्पिक या सत्य फलिक इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो भाग होते हैं कोशिका के। अपर भाग जो है यानी ऊपरी भाग जो है वो तो जनन संरचना में परिवर्तित हो जाता है, और नीचे का जो भाग है वो राइजोइड्स के अंदर यानी मूलाभास में परिवर्तित हो जाता है। तो कोशिका का ऊपरी जो आधा भाग है वो तो जनन संरचना बनाएगा, और निचला जो आधा भाग है वो मूलाभास बनाता है। तो इस तरह का जो थैलस है वो सत्य फलिक कहलाता है। तो डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो ये एक कोशिका है और इसके दो भाग हमने कर लिए हैं, ऊपरी भाग और लोअर पार्ट यानी निचला भाग। जो ऊपरी भाग है वो तो जनन संरचना का निर्माण कर रहा है, और जो निचला भाग है ये राइजोइड्स यानी कि मूलाभास का निर्माण कर रहा है। अब बात करते हैं यूकार्पिक थैलस की, यानी जो सत्य फलिक थैलस है। इसको फिर आगे दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है कि एक यूकार्पिक थैलस से कितनी जनन संरचनाएं बनेंगी। तो दो प्रकार हैं, मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक। तो मोनोसेंट्रिक जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, मोनो का मतलब होता है एक। तो जब एक कोशिका से केवल एक ही जनन संरचना का निर्माण होता है तो इस प्रकार का यूकार्पिक थैलस मोनोसेंट्रिक कहलाता है, और ऐसा हमें देखने को मिलता है काइट्रीडियम कवक के अंदर। दूसरी तरफ पॉलीसेंट्रिक की बात करें तो जब एक कोशिका से अनेक जनन संरचनाओं का निर्माण होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, तो इस प्रकार का जो थैलस है वो पॉलीसेंट्रिक यूकार्पिक थैलस कहलाता है। और ऐसा थैलस हमें देखने को मिलता है मेगाकाइट्रियेसी जो कुल है कवकों का, उस कुल के कवकों में इस प्रकार का थैलस जो है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा एक कोशिकीय थैलस। उसके बाद हम बात करते हैं बहुकोशिकीय थैलस की। तो ऐसा थैलस जो बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बना होता है बहुकोशिकीय थैलस कहलाता है। अब इसमें कुछ तकनीकी शब्द आते हैं, जैसे पहला शब्द आता है हाइफा या कवक तंतु। तो कवक तंतु जो है वो धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जो हमें बहुकोशिकीय थैलस में देखने को मिलती हैं। अब ये जो कवक तंतु है ये कवकों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक इसलिए कहा क्योंकि पादप शरीर यानी जो बहुकोशिकीय थैलस है उसके निर्माण में कवक तंतु जो हैं वो शामिल होते हैं। दूसरा, जितने भी कार्य किए जाते हैं किसी बहुकोशिकीय थैलस के द्वारा वो इस कवक तंतु के द्वारा ही संभव हो सकते हैं, इसलिए इसको संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा गया है कवकों की। इसके अलावा जो कवक तंतु हैं ये या तो अशाखित हो सकते हैं या फिर शाखित हो सकते हैं। अशाखित हैं तो इस तरह से इसको हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, अगर ये शाखित है तो हम लोग इसको इस तरह से शाखाओं के द्वारा प्रदर्शित जो है वो कर सकते हैं। अब ये तो होगी पहला तकनीकी शब्द कवक तंतु। दूसरा तकनीकी शब्द यहाँ पे आता है कवक जाल। तो बहुकोशिकीय थैलस को ही कवक जाल के रूप में हम लोग लिखते हैं, या माइसीलियम हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो कवक तंतु हैं बहुत सारे वो आपस में मिलकर एक जालनुमा संरचना का निर्माण कर देते हैं, और इस प्रकार से बनी हुई जो संरचना है उसको हम कवक जाल कहते हैं। तो कवक जाल जो है वो कवकों का पादप शरीर होता है। तो बहुकोशिकीय अगर कोई कवक है तो उसके पादप शरीर को हमेशा कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। तो डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे एक कवक जाल जो है वो प्रदर्शित किया गया है।
जिसमें कवक तंतु जो हैं वो बहुत सारे एक दूसरे के साथ उलझे हुए आप लोग देख सकते हो और एक जालनुमा संरचना का निर्माण हो रहा है जिसको हम लोग कह रहे हैं कवक जाल। उसके बाद बात करते हैं कवक तंतु की संरचना की। तो कवक तंतु जो है उसकी संरचना की अगर अपने बात करें तो कवक तंतु दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है पट रहित कवक तंतु और दूसरा है पट युक्त कवक तंतु। अगर कवक तंतु पट रहित है तो इसका मतलब उसमें कोशिकीय संरचना हमें देखने को नहीं मिलती, यानी बहुत सारी कोशिकाएं देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसमें क्या होगा, एक सिरे पर जो केंद्रक है वो दूसरे सिरे तक जाने के लिए स्वतंत्र होता है और दूसरे सिरे का जो केंद्रक है वो पहले सिरे पर आने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इस तरह से इस तरह की जो कंडीशन है या इस तरह की जो स्थिति है इसको हम पादपों में कहते हैं सिनोसाइटिक अवस्था। तो सिनोसाइटिक अवस्था जो है वो पादपों में इस प्रकार की अवस्था को कहते हैं। जंतुओं में भी इस प्रकार की अवस्था जो है वो पाई जाती है, उसको वहां पे बोलते हैं सिनसाइशियल अवस्था, जो हमें देखने को मिलती है नेमेटोड्स के अंदर। जो नेमेटोड्स की एपिडर्मिस होती है यानी अधिचर्म होती है, उनमें इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। ऐसा कहाँ होता है, जो पट रहित कवक तंतु हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो जो निम्न कवक होते हैं, जो 6 वर्गों के नाम मैंने आपको बताए थे निम्न कवकों में, उनमें ऐसी अवस्था जो है वो हमें देखने को मिलती है। दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं पटयुक्त। पटयुक्त का मतलब बहुत सारे पट या सेप्टम जो है वो यहाँ पे उपस्थित होंगे, जिसकी वजह से जो केंद्रक हैं वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो इस तरह से एक कोशिकीय संरचना जो है वो विकसित हो जाती है। अब इस कोशिका के अंदर एक या एक से ज्यादा केंद्रक भी हो सकते हैं। तो इस आधार पर ये एकल, द्वि या बहुकेंद्रकीय जो कवक तंतु है ये हो सकता है। तो इस प्रकार का पटयुक्त जो कवक तंतु है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो जितने भी उच्च कवक होते हैं, तो 3 वर्गों के नाम मैंने आपको बताए थे उच्च कवकों में, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। उसके बाद पट्ट की हम लोग बात करते हैं तो 2 तरह के पट्ट होते हैं, एक होता है पूर्ण पट्ट और दूसरा होता है अपूर्ण पट्ट। पूर्ण पट्ट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें ये पूर्णतया अपारगम्य होता है। अपारगम्य का मतलब ये है कि कोई भी चीज जो है वो इसमें से पास नहीं हो सकती। तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य जो है उनके लिए ये पूर्णतः क्या होता है, अपारगम्य होता है। जैसा कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, ये ठोस पट्ट यहाँ पे दिया हुआ है। जो पूर्ण पट्ट है, ए और बी 2 कोशिकाएं हैं। अब ए कोशिका का जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य है वो बी में नहीं आ सकता और बी कोशिका का जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य है वो ए में नहीं जा सकता। तो इस तरह से ये पूर्णतया अपारगम्य होता है। दूसरी तरफ बात करते हैं अपूर्ण पट्ट की। तो अपूर्ण पट्ट जो है वो पारगम्यता दर्शाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बीच में एक छिद्र होता है। अब ये छिद्र किस प्रकार का है, इस आधार पर फिर 2 प्रकार होते हैं इसके। पहला आता है सरल छिद्र पट्ट। तो सरल छिद्र पट्ट में बिल्कुल एक सरल सा छिद्र होगा पट्ट के अंदर, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पे ए और बी को एक सेप्टम के द्वारा पृथक किया गया है और बीच में इसके क्या है, एक छिद्र है। इस छिद्र से ए कोशिका का जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक है वो बी में आ सकता है और बी कोशिका का केंद्रक और कोशिका द्रव्य ए में जा सकता है। तो इस तरह से ये परमिएबल होती है केंद्रक और कोशिका द्रव्य के लिए। तो केंद्रक व कोशिका द्रव्य के लिए ये पूर्णतः क्या होता है, पारगम्य होता है।